अब हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, अगर कोई करंट कैरिंग वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, रखा हुआ है, तो भाई उस पर भी मैग्नेटिक फोर्स लगना है। क्यों लगना है उस पर मैग्नेटिक फोर्स, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न भाई, अब ये जो अपन फिलहाल स्टडी कर रहे हैं, जो QVB sin थीटा अपना फॉर्मूला है, यही रीज़न है उस करंट कैरिंग वायर पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का भी। तो चलो फटाफट जल्दी से हम कैलकुलेट करते हैं दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। तो ये अपना अब नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे, दैट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर in external magnetic field। एक अपना करंट कैरिंग वायर है, वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो इस पर कितना क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्रॉस वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्रॉस का मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज नॉर्मली इनवर्ड। इसमें हमें एक वायर कंसिडर करना है। ये मैंने यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर कंसिडर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ओके। एंड एज्यूम दैट करंट फ्लो इन दिस वायर current flow is I। cross section area of this wire is A and the length of this wire is L। length of this wire is L। तो ये एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, लेंथ इसका L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और ये वायर मैग्नेटिक फील्ड B में प्लेस्ड है। अब ये जो करंट कैरिंग वायर है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगेगा भाई, क्या रीज़न है? देखो, मैं कह रहा हूँ ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें। अरे भाई, करंट फ्लो का मीनिंग क्या है? करंट फ्लो का मीनिंग चार्ज का फ्लो ही तो है। अगर आप कह रहे हो दैट करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो करंट आपका अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या इसके अपोजिट फ्लो नहीं हो रहे क्या? मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो करंट फ्लो के तो अपोजिट ही होता है। तो इस वायर में, इस कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का मतलब इस कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही तो हो रहा है। तो एक्चुअली वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो इस कंडक्टिंग वायर में फ्लो हो रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स तो उन पे लग रहा है। और कितना लग रहा है उसका फॉर्मूला वही है QVB sin थीटा। लेकिन उन पे जब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग वायर से बाहर तो आने वाले हैं नहीं। तो फाइनली वो मैग्नेटिक फोर्स हमें नज़र किस पे आना है? इस वायर पे ही नज़र आना है। तो यहाँ हमें जो फॉर्मूला चाहिए ना, वो फॉर्मूला हमें कुछ नॉन टर्म्स में चाहिए। नॉन टर्म्स का मीनिंग है, नॉन टर्म्स क्या हमारे लिए? हमें भाई ये पता है कि इस वायर में करंट फ्लो कितना है, हमें वायर की लेंथ पता है, हमें वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया पता है। दीज आर द मेजर थिंग्स विच इज़ मेजरेबल। तो हमें जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला चाहिए वो I, L, मैग्नेटिक फील्ड B, इन सब की टर्म्स में चाहिए। हमें पता है फॉर्मूला वही रहेगा QVB sin थीटा। बट अब यहाँ इस कंडक्टिंग वायर में चार्ज की कैलकुलेशन यार मैं कैसे मेजर कर पाऊंगा? प्रैक्टिकली वो मेजर नहीं हो पाएगा ना डायरेक्टली। प्रैक्टिकली करंट मेजर हो पाएगा यहाँ पे। तो थोड़ा फॉर्मूला जो है उसके फॉर्मेट को हमें चेंज करना पड़ेगा। स्टार्टिंग वहीं से होनी है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं इस कंडक्टिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स। सो वी नो दैट मैग्नेटिक फोर्स फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू QVB sin थीटा। इट्स ओके। नाउ चार्ज, देखिए अब यहाँ पे जो मेन फंडा है ना, जो मेन फैक्टर है जो आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज चार्ज। आपको यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस कंडक्टिंग वायर में चार्ज कितना है भाई। अरे तो बेटा, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीप्लाई में है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीपल ही होता है ना चार्ज, कंप्लीट मल्टीपल। तो चार्ज क्या रहने वाला है? चलो, तो चार्ज का वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे Q इज इक्वल्स टू NE। पता होगा ना सबको चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल्स टू NE। अब कैपिटल N क्या है? कैपिटल N मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टिंग वायर। अब ये जो कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैपिटल N मैंने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। अब यार इस कंडक्टिंग वायर में मैं इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करूँगा? तो उसका भी कोई मेथड होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, लेट वी कंसिडर, कुछ कंसिडरेशन करना, क्योंकि कोई भी कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स होती है। सो लेट वी consider that number of electron
number of electron in unit volume, that number of electron in unit volume is small n। मैंने यहाँ पे कंसिडर किया कि भाई कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉल n है। अब ये जो कंडक्टिंग वायर है इसका वॉल्यूम तो आपको पता है ना, इसका वॉल्यूम सिलेंड्रिकल वायर है, वॉल्यूम क्या होगा क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इस वायर का वॉल्यूम कैलकुलेट होता है। सो सिंपल है भाई, आपने यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर किए हैं स्मॉल n, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल N इज इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू AL। देखो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा ना, ये बड़ी बातें नहीं है बट ये थोड़े से वेरिएबल्स पैरामीटर्स की फॉर्म में चीज़ें चलती हैं ना तो ऐसे डिफ़िकल्ट सी फील होना शुरू हो जाती हैं। है कुछ नहीं यार, 5वीं क्लास में 5th क्लास में सब ने पढ़ा है ना, एक पेन 2 रुपये का है तो 100 पेन कितने रुपए के होंगे, अब तो बहुत जल्दी बता दोगे आप। एक पेन 2 रुपये का, 100 पेन कितने रुपए के होंगे, 200 रुपीज़ के। अरे तेरे को पता क्या था, मैंने कहा 1 पेन, एक पेन 2 रुपये का है, मतलब आपको यूनिट प्राइस पता है, आपको यूनिट प्राइस पता है। यूनिट प्राइस मतलब एक सिंगल पेन का प्राइस आपको पता है, यूनिट प्राइस पता चल गया ना आपको। अब आपको यूनिट प्राइस पता चल गया ना तो अब आप कितनी भी क्वांटिटी का प्राइस बता दोगे, ठीक है। उसी तरह से यूनिट देखिए, यहाँ पे यूनिट क्या हमने क्या किया है, लेट वी कंसिडर दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल n। यूनिट प्राइस यानी यूनिट वॉल्यूम जो है, कंडक्टर जो है, कंडक्टर का जो यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है। अब यार कितने भी वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं, कहाँ दिक्कत है। जब आपको यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन पता है तो यूनिट वॉल्यूम के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कंडक्टर के कंप्लीट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। कंप्लीट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो जाएंगे, कंडक्टर की होल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है वो कैलकुलेट हो गए, सिंपल। सो कैपिटल N आपका रहेगा इस NaL। तो ये वैल्यू आपको पुटअप करना है एंड फाइनली चार्ज का जो वैल्यू आपको मिलना है दैट इज NaLa, ठीक है। तो अब ये जो चार्ज का वैल्यू है ये आपको सिंपली यहाँ पे पुटअप कर देना है। चार्ज आपके पास कैलकुलेट हो चुका है, ये चार्ज का वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लिया आपने, ये वैल्यू पुटअप कर दो यार। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बना, F इज इक्वल्स टू NaLe V साइन थीटा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दो यार, ये V क्या है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है। चार्ज पार्टिकल कहाँ ट्रेवल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टिंग वायर के अंदर ट्रेवल कर रहा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब इस कंडक्टिंग वायर के अंदर ट्रेवल करते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में ये बातें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल है। तो यहाँ से अपने पास नेक्स्ट फॉर्मेट अपना बनता है F इज इक्वल्स टू NaLe Vd, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी B साइन थीटा। इट्स ओके। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एक रिलेशन होता है अपना I इज इक्वल्स टू NeVDe, ये होता है रिलेशन जो कि करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है। तो बेटा ये N रहा, ये E रहा, ये Vd रहा, ये A रहा, इन सबको मुझे क्या लिख देना है, I। फाइनल रिजल्ट हमारा आ चुका है दैट इज ILB साइन थीटा। This is magnetic force on a current carrying wire which is placed in any external magnetic field. ILB sin theta in vector form। वेक्टर फॉर्म में मैं इस फोर्स के फॉर्मूले को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा भाई, वेक्टर फॉर्म। अरे वेक्टर फॉर्म में साइन थीटा रिमूव कर दो, साइन थीटा रिमूव करोगे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। सो वेक्टर F इज इक्वल्स टू I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, ये आपका वेक्टर फॉर्म है। मीन्स एक्चुअली दिस एंगल इज बिटवीन वेक्टर L एंड वेक्टर B, यानी ये जो एंगल है ये आपका वेक्टर L और वेक्टर B के बीच का एंगल है। अब भाई वेक्टर बी तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो है वो तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाते हैं सब बातें, बट ये वेक्टर एल का डायरेक्शन क्या लेना पड़ेगा। अरे उस कंडक्टर में जिधर करंट फ्लो है, कंडक्टर में करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है ना, वही डायरेक्शन वेक्टर एल की होगी, ध्यान रखना।
कंडक्टर में करंट फ्लो का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका होगा, वेक्टर एल का होगा। चलो फटाफट से हम इस डायग्राम में थीटा एंगल समझ लेते हैं कि ये जो डायग्राम है अपना इसमें थीटा कितना है। ठीक है, थीटा एंगल। तो ध्यान दो, वेक्टर एल एंड वेक्टर बी। वेक्टर बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज नॉर्मली इनवर्ड टू प्लेन, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो भाई अपना इस प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मली अंदर जा रहा है ना, और ये वायर अपना इसी प्लेन पे रखा हुआ है। तो वायर में करंट फ्लो का डायरेक्शन ये है, तो भाई जो करंट फ्लो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका है, वेक्टर एल का। तो वेक्टर एल डायरेक्शन तो ये है और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्मली इनवर्ड है। तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा होगा आपको कि मैग्नेटिक फोर्स का जो थीटा एंगल है, यहाँ पे थीटा जो है दैट थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस वायर, मैग्नेटिक फोर्स विल बी ILB, यानी ये जो डायग्राम हमने यहाँ बना रखा है इस डायग्राम में थीटा 90 है और इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे ILB होगा। अब देखिए, इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए भी हम वही राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे, जो मैंने आपको राइट हैंड पाम रूल पहले कभी बताया होगा ना, लास्ट वीडियो लेक्चर में बात हुई थी। वहाँ हमने राइट हैंड पाम रूल यूज किया था मूविंग चार्ज पार्टिकल के लिए। मूविंग चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री का केस था, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो वहाँ भी हमने मैग्नेटिक फोर्स इसी राइट हैंड पाम रूल से उसकी डायरेक्शन पता की थी। लेकिन बेटा यहाँ पे भी आप राइट हैंड पाम रूल यूज करके और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हो। थोड़ा सा आपको कुछ ध्यान रखना है, वहाँ पे मूविंग चार्ज पार्टिकल था तो वहाँ पे जो अपना राइट हैंड है इसका जो ये थंब था, इस थंब को हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन में सेट किया था और यहाँ पे इस थंब को सेट करना है करंट की डायरेक्शन में। यानी कि अगर आप एक करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो और उसकी डायरेक्शन आप पता कर रहे हो, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री के केस में होता है। ठीक है, तो जो राइट हैंड पाम है उस राइट हैंड पाम की फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज करना है, थंब आपको अरेंज करना है करंट के डायरेक्शन में। तो अगर आप इन दोनों को पर्टिकुलरली अरेंज करोगे तो फिर वही चीज़, इस पाम से पुश करने की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। इस डायग्राम के अपन रूल अप्लाई करते हैं, मेरे साथ आप भी अप्लाई करो। तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, क्रॉस के अकॉर्डिंग आपने फिंगर सेट करनी है। आपको थंब किधर सेट करना है, करंट की डायरेक्शन में, दोनों आपने सेट किया। आप देखिए पुश किधर होता है, पुश अपवार्ड, तो मतलब ये जो वायर है इस पे मैग्नेटिक फोर्स आपका अपवार्ड होगा। इज इट ओके? तो राइट हैंड पाम रूल जो है वो करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए भी यूज होता है, और राइट हैंड पाम रूल एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी पता करने के लिए यूज होता है। स्पेशल केस है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के केस में ही हम इस रूल को यूज करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट हैंड पाम रूल जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के लिए बना हुआ है, नेगेटिव के लिए नहीं है। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो डायरेक्शन रूल से जो डायरेक्शन बनती है उसके अपोजिट होती है। सब बातें मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में यहाँ डिस्कशन किए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिंपल करंट कैरिंग वायर है। तो करंट की जो डायरेक्शन है उस करंट की डायरेक्शन में आपको थंब सेट करना है, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट करना है, और आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आपको पता चल जाती है कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये था अपना आज के वीडियो लेक्चर का पार्ट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ओके, थैंक्स अ लॉट।